हम आपको बताएंगे निशांत जी कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है, और कैसे आंसर मैच करना है। ठीक है मैम। चलिए, कल हम लोग कहाँ तक किए थे, और इसमें और कौन है जो हमारे पुराने कैंडिडेट, पूजा जी जुड़ी हैं? पूजा जी नहीं है ना? गायत्री जी, यस मैम। आप पहले क्लास करती थी, वही गायत्री जी है ना आप? यस मैम। तो आप न्यू ईयर के बाद से फिर कहाँ चली गई थी? मैम एग्जाम था ना तो क्लास नहीं कर पाए थे। अच्छा, एग्जाम दी थी ना आप? जी मैम। आपको अभी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, देखिएगा कितना मार्क्स आया। यस मैम, देख लेंगे। कहाँ तक हम लोग का लास्ट क्लास में हुआ था? हम लोग पोस्ट पोस्ट चाइल्डहुड कर रहे चाइल्डहुड। थे ना? हाँ, पोस्ट हाँ। चाइल्डहुड कर रहे थे। जिसमें हम लोग बालकों का एजुकेशन किस टाइप से देना एजुकेशन। चाहिए, है ना? हम्म। पोस्ट चाइल्डहुड में एजुकेशन किस टाइप का देना चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे कि शारीरिक विकास पर, फिजिकल डेवलपमेंट, बालकों का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ये बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रॉपर डाइट देना चाहिए, उनको मतलब प्लेइंग वर्क, खेल कूद एक्सरसाइज करवाना है, ये हम्म। सारे वर्क करवाना चाहिए ताकि बच्चे जो है फिजिकली जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके, ये बताए थे। सेकंड इसी का पॉइंट बताए थे, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, यानी कि एजुकेशन बेस्ड चिल्ड्रंस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वाला, ये बताए थे। इसमें हम क्या बताए थे, बाल मनोविज्ञान का मतलब कि बालक के मेंटल स्टेटस को जानकर उनके अनुसार बालकों को क्या देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। कैसा एजुकेशन? कहानी हो गया, ठीक है, पोयम्स हो गया, इसके अनुसार बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे देखिएगा ना, कहानी है, पोयम्स है, इन सबको सुनने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो ज्यादा अच्छे से इस चीजों को वो सुनते हैं। तो इसी के माध्यम से बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशन देना चाहिए। और एक क्या चीज बताए थे कि उनके मेंटल स्टेटस को जानकर बच्चे जो है पनिशमेंट से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, दूर रहते हैं। तो बच्चों को डांटना नहीं है, ठीक है, उनको पनिश नहीं करना है किसी भी तरह से, ना फिजिकली ना ऐसे वर्बली हम बच्चों को बोल के डांटेंगे, किसी भी तरह से नहीं, बच्चों को डांटना नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों को डांटेंगे तो वो हमसे क्या होंगे, दूर होते जाएंगे। तो बच्चों को डांटना नहीं है, उनके साथ बहुत ही प्यार से पोलाइटली बिहेव करके हमको क्या करना है, एजुकेशन देना है। हाँ बोलिए ज्योति जी। मैम कुछ नहीं। इतना हम आप लोग को कल बताए थे, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी कि एजुकेशन थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी, खेल और क्रिया के द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी, यानी कि बच्चों को इस स्टेज में हम लोग को एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, केवल क्लासरूम में बैठाकर, क्लासरूम के अंदर ही बच्चों को एजुकेशन नहीं देना है, हमको क्लासरूम के बाहर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करवा के भी बच्चों को एजुकेशन देना है, ठीक है। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को कोई प्ले गेम देकर, कुछ एक्टिविटी देकर, हम लोग बच्चों को क्या देते हैं, हम लोग बच्चों को कोई भी एक्टिविटीज दे देते हैं करने के लिए कि आप कोई क्राफ्ट वर्क करके लाना, चाहे आप कुछ करके लाना, या फिर बच्चों को एक पीरियड हम लोग क्या देते हैं, प्ले देते हैं, गेम करने के लिए देते हैं। वहां पे बच्चों का फिजिकल एक्सरसाइज होता है, या फिजिकली बच्चों को मतलब बहुत कुछ वहां पे बताने और सिखाने की कोशिश की जाती है। तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, बच्चों को हम लोगों को केवल क्लासरूम के चार दीवारी के अंदर नहीं, क्लासरूम के बाहर भी इन्वायरमेंट के साथ बच्चों को, और ग्रुपिंग में, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि इस स्टेज में बच्चों का ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा अगर वैल्यू देता है बच्चे किसी को तो ग्रुप को देते हैं। तो ग्रुप के साथ बच्चों को हमको क्या देना है, यहाँ पे शिक्षा देनी है। इसके बाद बोल रहा है भाषा विकास पर बल, एजुकेशन एम्फेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, भाषा विकास। इस स्टेज में हम लोग क्या देखिए कि इससे पहले वाले स्टेज में बच्चों का, उनका लैंग्वेज के ऊपर पूरा उनका कमांड हो चुका था, बच्चे पूरी तरह से भाषा को जान चुके थे, सीख चुके थे, उनको बोलने आता था, एक से दो भाषाओं का ज्ञान उनको हो चुका था, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे कि बच्चे स्कूल आने से पहले एक से दो भाषाओं पर उनका अपना पूरा कमांड होता है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपनी पूरी एक भाषा लेकर आते हैं। हाँ, वो भाषाओं में परफेक्शन लाने का काम कौन करता है, स्कूल के माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। लेकिन
भाषा का पूरा ज्ञान बच्चे लेकर आते हैं। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है क्या कि वे जब बालक इस हम लोग का स्टेज में एंटर करते हैं ना, तो उनके पास अपनी पूरी भाषा तो होती है, लेकिन उसमें दक्षता यानी कि उस चीज को और अधिक परफेक्ट बनाना, ठीक है, कहाँ से, ग्रामेटिकल जो भी हम लोग का इन बच्चों में एरर होता है, जो भी उसके में दिक्कत होती है, उस चीजों को सुधारने का काम हम लोग का क्या करता है, एजुकेशन करता है, शिक्षा करता है। क्योंकि बच्चे भाषा सीखते हैं, लेकिन हम लोग जो है स्कूल जाने से पहले जो भी बच्चे भाषा बोल रहे हैं, जो भी बच्चे भाषा सीख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहता है, बहुत ज्यादा उसमें गलतियां रहती हैं। तो उन गलतियों में सुधार जो है हम लोग का शिक्षा के माध्यम से ही होता है। बच्चे को जब एजुकेशन किया जाता है, बच्चों को ग्रामर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, हम लोगों को जेंडर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है, या फिर प्रेजेंट और पास्ट के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो वो सब चीजों का एकदम परफेक्टली जो नॉलेज होता है वो बच्चे एजुकेशन में यानी कि शिक्षा के दौरान ही स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चे इस सब चीजों को लेते हैं। और साथ ही साथ बच्चों का शाब्दिक नॉलेज बहुत ज्यादा हो, अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, सिचुएशंस के अनुसार शब्दों का प्रयोग करे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहानियां, ठीक है, देखा जाता है ना, हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए दिया जाता है, या फिर बच्चों को कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया गया, या फिर बच्चों को आपस में डिबेट्स करवाया जाता है। ये सब चीजें करवाई जाती है ताकि बच्चों का जो है फ्लुएंसी, मतलब कब कहाँ हमको किस सिचुएशन में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार का हमें मतलब एक्सप्रेशंस देना है, और कैसे हम लोग को जो भाषा भी हम लोग बोलते हैं ना, तो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कहाँ पे स्पीच हाई करना है। तो ये जो डिबेट्स करवाए जाते हैं, कहानियां लिखवाई जाती है, ऐसे लिखवाए जाते हैं, ये सब चीजों से बच्चों का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो ये सारी चीजें जितना भी पत्र पत्रिकाएं लिखवाया जाए, कहानियां लिखवाया जाए, लेख लिखवाया जाए, बच्चों से डिबेट्स करवाया जाए, प्रतियोगिता करवाया जाए, इन सब चीजों के माध्यम से बच्चों का भाषा विकास बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, लैंग्वेज उन लोगों का डेवलपमेंट बहुत, बोलिए। पॉइंट रिपीट कीजिए, एजुकेशन थ्रू एजुकेशन, कौन सा पॉइंट रिपीट करें ज्योति जी? भाषा, लैंग्वेज वाला एम्फेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, emphasis of लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज का ज्ञान बच्चों को हम लोग का लेटर चाइल्डहुड में ये प्री चाइल्डहुड में हो जाता है, लेकिन उस लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होना, उस पे बहुत ज्यादा परफेक्शंस आना, किस सिचुएशन में किस शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स का नाम, वर्ड्स पावर होना, ये सभी चीजों के लिए बच्चे को कहानी, कविताएं, ठीक है, पत्र लेखन, डिबेट्स, ये सारी चीजें स्कूल में करवाई जाती है, जिससे बच्चों का भाषा विकास बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड हो सके। ठीक है, हम लोग देखिए बहुत से बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्या उनका भाषा डेवलप नहीं होता है, या फिर उनको लैंग्वेज ज्ञान नहीं होता है? होता है, वो भी बोलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं स्कूल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, चाहे ये सारे चीजों को वो मतलब डिबेट्स कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, ये सब चीजों को वो पढ़ रहे हैं, उनके पास शब्दों का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। किसके कंपेयरिंग में? वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पास जो भाषाई ज्ञान है वो भी अपने भाषा के माध्यम से दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन किस सिचुएशंस में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, उनके पास उन शब्दों का ज्ञान नहीं रहता है। और ये स्कूल के माध्यम से ये सारे शब्दों का ज्ञान इनको होता है। तो हम लोग क्या है, शाब्दिक ज्ञान तो हम लोग स्कूल जाने से पहले ही हर चीजों का ले लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे शाब्दिक ज्ञान का अगर हम लोग को नॉलेज रखना है तो उसके लिए हमें स्कूल बहुत जरूरी है। स्कूल से हमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, अलग अलग विषय पढ़ते हैं, ठीक है। वाद विवाद के द्वारा हम लोग को अलग अलग शब्दों का ज्ञान, हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से कई सारी भाषाओं को सीखते हैं ना, कई सारे शब्दों को सीखते हैं कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, इस सिचुएशन में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जब बच्चे स्कूल जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट्स करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो बच्चों का भाषाई विकास क्या होगा, बहुत ज्यादा डेवलप होगा। तो इस स्टेज में बच्चों में भाषाई विकास पर भी बहुत अधिक बल दिया जाता है। ठीक है,
इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट है 5 नंबर, रोचक पाठ्य सामग्री यानी कि इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल। इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। रोचक पाठ्य सामग्री का मतलब क्या, मतलब बच्चों के लिए ऐसा सिलेबस, ऐसा करिकुलम बनाया जाए, ऐसे टॉपिक्स दिए जाएं जो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग फील ना हो बच्चे, ठीक है। अब बच्चों को कोई चीज पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक उस चीज को खुद ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों को इस प्रकार के जो भी कहानी की पुस्तकें हैं या फिर लेख है, चाहे हम लोगों के और भी दूसरे मोरल एजुकेशन के बुक्स हैं, उन सबको ऐसा इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चे इसको पढ़ने के बाद बोर फील ना हो और खुद ही बच्चे इन सब चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, ठीक है। इस प्रकार का हम लोग को बच्चों के लिए करिकुलम तैयार करना है। इसके बाद बोल रहा है जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि। इससे पहले भी हम लोग ये चीज पढ़े, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि बच्चे के अंदर जो भी जिज्ञासा है, उसके अंदर जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, उनका आंसर्स देना है। बच्चों के अंदर जो भी जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को शांत करना है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं होगी, ठीक है, उनका डाउट डाउट बन के ही रह जाएगा, तो बच्चे का जो माइंड जो है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा, डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है कि हम लोग का, सपोज दैट बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि ये हम लोग का जो स्काई है, आसमान है, उसमें इतने सारे जो स्टार्स नजर आते हैं, वो नाइट में क्यों नजर आते हैं, डे टाइम में क्यों नहीं नजर आते हैं। अगर हम बच्चों को इसका आंसर्स नहीं दिए, डांट के या डरा के चुप करा दिए शांति से, तो बच्चों के मन में तो ये डाउट था और डाउट बना रह गया, ये डाउट तो खत्म नहीं हुआ। अब वो किसी भी चीज को वो डाउटफुली ही देखेंगे। और एक अगर डाउट है तो एक डाउट से उनके मन में कितने, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का प्लस और माइनस का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो बाकी का आगे का बच्चा फ्रैक्शंस कैसे सीखेगा, इक्वेशंस कैसे सीखेगा, हर चीज में तो बच्चे का डाउट ही ना बना रहेगा। तो बच्चा बेसिकली जो फर्स्ट में जो उसके सामने क्वेश्चंस आया उसका वो सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाया, उसके विषय में उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ, तो आगे आने वाले जितने भी उसके लाइफ में क्वेश्चंस आएंगे सब में वो बेचारा डाउटफुल ही रहेगा, उसका कोई चीज क्लियर ही नहीं होगा, तो उसका नॉलेज जो है वो सीमित रह जाएगा, उसका नॉलेज बनेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए बच्चे के डाउट्स को, जितनी भी उसकी हम लोग की जानने की जिज्ञासा है, उन सारी चीजों को हमें जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, उसको क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें उसे ऊट पटांग या मनगढ़ंत बातें नहीं बतानी चाहिए, जो रियल है, जो फैक्ट है, उसी चीज को बताना चाहिए। हम लोग क्या देखे थे शैशवावस्था में कि बच्चे जो होते हैं काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहते हैं, कल्पना से कि आसमान से परी आएगी, परी उड़ कर आएगी, उसके लिए जो वो डिमांड करेगा वो छड़ी घुमा कर दे देगी, ठीक है, या छड़ी घोड़ा होता है। तो ये जो चीजें हैं, काल्पनिक चीजें, बच्चा इस दुनिया में उस स्टेज में जीता है, ठीक है, उस स्टेज में बच्चे उसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन हमें जल्द से जल्द बच्चों को फैक्ट बताने चाहिए, रियलिटी बतानी चाहिए। उसको अगर उस दुनिया में छोड़ देंगे तो बच्चे उसी दुनिया में जीते रहेंगे और उसी को में बिलीव करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, बच्चों को मनगढ़ंत चीजें नहीं बतानी है या कहानी और कल्पना की चीजें नहीं बतानी है, हमको उनको रियल फैक्ट बताना है कि जो वास्तव में होता है। जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ेगा वो रियलिटी को बच्चे जो है एक्सेप्ट करते जाएंगे, उस स्टेज में नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे उस स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म में होते हैं, अपने आप में ही केंद्रित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का स्टेज बढ़ेगा, बच्चों के अंदर से वो चीजें दूर होगी और बच्चे रियल रियल चीजों को, जो भी फैक्ट है, उन चीजों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सामूहिक ये प्रवृत्ति की पॉइंट संतुष्टि। मैडम, हाँ ये हाँ, पॉइंट को रिपीट कीजिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई पॉइंट नंबर 6 है ये, हाँ मैडम सर। ठीक है। 7 नंबर लिखिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनिटी, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनिटी, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, ठीक है। देखिए सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है कि बच्चों को क्या करना है, ग्रुपिंग में रहना है, ग्रुप्स में खेलना है, कोई भी एक्टिविटी करना है तो ग्रुप में करना है, ठीक है। किसी प्रकार का अगर मान लीजिए बच्चों को स्कूल में, हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे जब स्कूल में रहते हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चों को किस में करवा रहे हैं, ग्रुप के साथ करवा रहे हैं। बच्चों का 2 या 3 ग्रुप बांट दिए, उनको कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिए कि तुम लोग को इस ग्रुप में करना है। बच्चों को बाहर में प्ले करवा रहे हैं, ग्रुप में करवा रहे हैं। बच्चों को हम कहीं विजिट पे ले जा रहे हैं, ग्रुप में विजिट में ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को इस स्टेज में बहुत ज्यादा वैल्यू देना है हम लोग को, बच्चों को ग्रुपिंग, क्योंकि ग्रुप में रहकर बच्चे किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरह से सीखते हैं।
आप बच्चे को किसी चीज को अकेले इंडिविजुअली सिखाने की कोशिश कीजिए, बच्चे जो है उस चीज का कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उस चीजों में उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन वही चीज आप बच्चे को ग्रुप में करवाइए, देखिए बच्चे उस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, उस चीज को अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वो आपको समझा भी देंगे लॉजिक के साथ। ग्रुप में अगर बच्चे किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, क्या होता है ग्रुप में सब बच्चे जब एक साथ रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। सपोज दैट अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका फ्रेंड ही उसका हेल्प करेगा कि ये चीजें ऐसी होगी, ठीक है। अपने तरीके से वो उसको बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों का माइंड लेवल एक है, दोनों एक ही स्तर पर रहकर एक चीजों को समझने या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह बच्चा जो है, मान लीजिए उसमें एक बच्चा उस चीज को समझ रहा है, दूसरा बच्चा समझने में असक्षम है, तो जो समझ रहा है ना, वो उसके लेवल का है और वह उसको समझाने में सक्षम रहेगा, वह उसको बता सकता है कि इस चीजों को कैसे करनी है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, वो उसको अच्छे से समझा सकता है। तो बच्चे ज्यादातर ग्रुप में रहकर ही स्टडी करना इस स्टेज में क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें बच्चों को खेल कूद में क्या पर्याप्त अवसर देनी चाहिए, बाल सभा करवाने चाहिए, बच्चों को विजिट करवाने के लिए बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं। या फिर जो भी हम लोग का सांस्कृतिक कोई भी एक्टिविटीज हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो रहा है, उस कल्चरल एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। तो ये सारे ग्रुप एक्टिविटीज बच्चों को हम लोग को करवानी है, और बच्चों को ग्रुप में काम करवाने का ज्यादा से ज्यादा अवसर में बच्चों को प्रदान करना है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद देखिए 9 नंबर पॉइंट है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। इसको लिख लीजिए ज्योति जी, अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव मैडम वर्क। 8 नंबर ना। 8 नंबर नहीं लिखी, सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनिटी। हाँ अच्छा ये तो सॉरी, ये 7 था। 8 नंबर, मैम वो 7 था। हाँ ये 8 ही होगा। अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक यानी कि जितना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब जो बच्चे बना सके। हम लोग बच्चों को क्राफ्ट वर्क दे देते हैं, कुछ भी बनाने के लिए दे देते हैं, बोलते हैं कि आप अर्थ का इंटीरियर पार्ट्स बना के लाओ, ठीक है, या फिर आप जो है ग्लोब बना के लाओ, या फिर आप कुछ भी क्ले से कोई आइटम बना के लाओ। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है। बच्चे खुद से वहां पे एक्टिव होके खुद से काम कर रहे हैं, खुद से उसको बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब कोई काम खुद से करते हैं तो उस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, और अगर हम लोग उसी काम को किसी दूसरे से करवा लें तो हम लोग उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, उस चीजों को हम जान नहीं पाते हैं। समझ में आया। मान लीजिए कोई सम्स ही है, वो सम्स अगर हम खुद से कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो उसका जो भी है फॉर्मूला, जो कुछ भी है बनाने का प्रोसेस, वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन हम वो दूसरे से बनवा रहे हैं, दूसरा उसको बना रहा है, दूसरा उसमें एक्टिव है, दूसरा उसमें वर्क कर रहा है, तो उस चीजों को हम लोग नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चे को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, यानी कि जितना से जितना वर्क है बच्चे खुद ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट होके बच्चे काम करें, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। मेन रोल किसका हो, बच्चों का हो, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी हो, कागज हो। हम लोग बच्चों को कागज का वेस्ट मटेरियल का कोई आइटम्स बनाने को दे देते हैं, या फिर अदर कुछ भी क्ले से कुछ आइटम बनाने के लिए दे देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को देते हैं ना। तो ये सारी चीजें बच्चों को करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। और बच्चों को खुद ही, ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और आप जाइए पेरेंट्स से बनवाइए, बनवा के लेकर आ जाइए। इसमें जो बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं जागेगा, और बच्चों में जो हम लोग का कंस्ट्रक्टिव जो ये जो कैरेक्टर है वो भी नहीं आएगा उभर कर सामने, ठीक है। तो क्या करना है, बच्चों से बोलना है कि बच्चे आप मतलब खुद आप एक्टिवली वर्क करके खुद अपने हाथों से उस चीज को करेंगे, तो आप उस चीज को जानने और समझने में ज्यादा क्या होंगे, सक्षम होंगे। इसीलिए बच्चों को यहाँ पे रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में, ऐसे भी हम लोग बच्चों को इस प्रकार के एक्टिविटीज करवाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों में रचनात्मक। अब बच्चा कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा है, मान लीजिए क्ले से ही बच्चा जो है आपका, हम लोग का वोल्केनो बना रहा है, ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा है। उस एक प्रोजेक्ट को बनाते बनाते उसके माइंड में कुछ दूसरा आइडिया आ जाता है। हम ही लोग कुछ भी वर्क करते हैं, सपोज दैट हम लोग किचन में खाना ही बनाते हैं, ठीक है, तो उस खाना बनाने के प्रोसेस में एक आइटम बना रहे हैं, उस एक आइटम से हम लोग के मन में कुछ ना कुछ दूसरा आइडिया आ जाता है कि इसमें अगर ये हम लोग डालेंगे तो इसका टेस्ट ऐसा होगा,
होता है ना, खुद ब खुद हमारे माइंड में कुछ ना कुछ नया आइडिया आ जाता है। इसीलिए बच्चों को इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव वर्क दिए जाते हैं कि उनमें और नए नए आइडियाज आए, बच्चे और ज्यादा क्रिएटिव बने, बच्चे के माइंड को और अधिक क्या करना है, विस्तृत करना है, बड़ा करना है, उनमें कंस्ट्रक्टिव जो वर्क है उसको ज्यादा हमें डालना है। इसीलिए बच्चों को इस टाइप के एक्टिविटीज वाले वर्क हम लोग को देने चाहिए। ठीक है, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। चलिए 9 नंबर जो है हम लोग का संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। ठीक है, यानी कि संचय एक्विजिशन वाला वर्क, जितना भी बच्चा कलेक्टिव कर रहा है सामानों को, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे बुक्स हो, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, जो कुछ भी बच्चा कलेक्ट कर रहा है, इसको हमें बच्चों को और ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि ये वेस्ट चीजों को बच्चा जो कलेक्ट कर रहा है, इसका लाइफ में वो कहीं ना कहीं यूज, जैसे कि हम लोग क्या देखे सारे जमीन पे मूवी जो देखे, जो ईशान शर्मा था, जो जितने भी वेस्ट मटेरियल को वो कलेक्ट करके रखा था, उन सब चीजों से वो एक क्या बनाया, कंस्ट्रक्टिव आइटम बनाया ना, इतना सुंदर उससे वो एक वाटर में चलने वाला नाव बनाया कि वो केवल वेस्ट मटेरियल था, टूटे हुए पेंसिल्स थे, रबर थे, ठीक है, शार्पनर था, या फिर पेड़ों के पत्ते थे, इन सब चीजों से ही ना वो जोड़ डालकर बनाता है। तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव वर्क ना कर रहा है। तो ये वेस्ट आइटम्स से बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को और ज्यादा अधिक विस्तृत करने की और डेवलप्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बच्चों को इन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद हम लोग का 10 नंबर पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज के साथ बच्चा रह रहा है, उसका समाज बड़ा हो रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ रहे हैं, टीचर से मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मिल रहा है, उसका सोसाइटी तो ऐसे ही डेवलप्ड हो रहा है। तो सामाजिक गुणों का विकास भी बालक में अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा था, जब इन्फेंसी में था, उसका समाज क्या था, बस उसके परिवार के लोग थे, सबसे छोटा, उसका बालक का सबसे छोटा समाज होता है तो उसका परिवार होता है। ठीक है, उसको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, परिवार। बालक का सबसे छोटा समाज क्या होता है, उसका परिवार होता है। इसके बाद बालक का समाज थोड़ा सा बड़ा होता है, सोसाइटी, उसमें उसके आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। इसके बाद अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। कैसे, बच्चा स्कूल जाता है, अपने हम उम्र जैसे बच्चे उसको बहुत सारे मिलते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स से भी वो इंटरेक्ट होते हैं, टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से उसकी जान पहचान बढ़ती है। तो बच्चे का सोसाइटी अचानक से बड़ा हो रहा है, तो सोसाइटी बड़ा हो रहा है तो बच्चों का सामाजिकीकरण भी तो हो रहा है। ठीक है, बच्चों में सोशल डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ देख कर सीखते हैं। हम लोग क्या बोले कि हम अगर बच्चों को कोई चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसे हम लोग में डेवलपमेंट होता है, या फिर हम लोग में अच्छे गुण आते हैं। किसी चीज को पढ़ाने से बच्चों में वो क्वालिटी नहीं आती है, जितना ज्यादा बच्चा जो है दूसरों को देखकर ऑब्जर्व करके सीखता है, पढ़ने लिखने से बच्चा उतना ज्यादा नहीं सीखता है। हमारे आपके कैरेक्टर में क्या है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ, हम कैसे बातें कर रहे हैं, ये सब चीजों को बच्चा ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके बच्चा जो है बहुत कुछ सोसाइटी से भी सीखता है। ठीक है, जैसे वो अपने पेरेंट्स की चीजों को, बातों को, हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में भी तो बच्चा अपने टीचर को फॉलो कर रहा है, टीचर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ठीक है, उसके साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, वो सब चीजें भी तो ऑब्जर्व करता है। उन सब चीजों से भी तो बच्चा सीख रहा है, तो उसका क्या बढ़ रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट ही ना हो रहा है। अपने फ्रेंड से बच्चा बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बच्चा मिल रहा है, उनसे भी बहुत कुछ बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये सभी चीजों से बच्चा क्या करता है, इनका सोशल डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे जैसे वो उसका स्टेज बढ़ता जाएगा, उसका समाज बढ़ता जाएगा, और उसमें सोशल डेवलपमेंट बच्चों में होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का नैतिक विकास। ये पॉइंट थोड़ा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। मोरल डेवलपमेंट, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, सॉरी नैतिक विकास नहीं, नैतिक शिक्षा। बच्चों को मोरल एजुकेशन कैसे देने चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो स्टेज होता है ना हम लोग का बाल्यावस्था का स्टेज, फर्स्ट स्टेज में देखे बच्चों में नैतिकता होती ही नहीं होती है ना फर्स्ट स्टेज में। उसके लास्ट में अंतिम पड़ाव में माता पिता के द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। हम लोग प्री चाइल्डहुड में बच्चों में नैतिकता आ जाती है, बच्चों का नैतिकता का विकास होने लगता है। उस स्टेज में नैतिकता का विकास हो रहा है, यानी कि इस स्टेज में भी बच्चों में नैतिक जो है, मॉरल वैल्यूज जो है ऑटोमेटिक डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें डेवलप्ड कर रहा है।
बहुत कुछ बच्चों को नैतिक विकास के बहुत सारे गुण बच्चों में आ चुके हैं। देखिए इसमें हम लोग प्याजे जी जो है हम लोग के एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका क्या कहना है कि बच्चों में जो नैतिकता होती है ना वो 2 टाइप से होती है। ठीक है, प्याजे जी क्या बोल रहे हैं कि बच्चों में नैतिकता कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होता है हम लोग का प्रायत्त अवस्था और दूसरा होता है हम लोग का स्वायत्त अवस्था। प्रायत्त अवस्था यानी कि जो है दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं बच्चे। ऐसा स्टेज जिस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, दूसरों के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वो हम लोग का कहलाता है प्रायत्त अवस्था। और एक होता है हम लोग का स्वायत्त अवस्था। ठीक है, स्वायत्त अवस्था का मतलब होता है हम लोग का ऑटोनोमस स्टेज, यानी कि ऐसा स्टेज जिसमें बच्चे जो है अब अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना जितना भी फिजिकल वर्क है वो सब कुछ अपने से कर रहे हैं और बहुत कुछ उनको नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज उन्होंने डिवाइड नहीं किया है, बस थोड़ा सा प्याजे जी के विषय में बताया गया है कि प्याजे जी ने नैतिक एजुकेशन के लिए बच्चों को 2 स्टेज में बांटा है। पहला स्टेज हम लोग का होता है प्रायत्त अवस्था, जो बच्चे फुल्ली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस स्टेज में पता है प्रायत्त अवस्था क्या होता है? इस स्टेज में बच्चों में जो भी नैतिकता होती है, यानी कि जो भी मोरलिटी होती है बच्चों में, वो दूसरों के अनुसार होती है। ठीक है, छोटे बच्चे को देखिएगा, पेरेंट्स जो भी बोलते हैं बच्चे उसके अनुसार करते हैं, अपने अनुसार। अपना सोच उनका नहीं होता है कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आया है तो उसको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए या फिर आप करके बोलनी चाहिए। ये सब उसको कौन बताता है? पेरेंट्स सिखाते हैं। पेरेंट्स जो बोलते हैं उसके पास नहीं जाना है, पेरेंट्स ने मना कर दिया, बच्चे उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके साथ नहीं खेलना है, उसके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, उससे इस तरीके से बात करनी, उससे इस तरीके से बात करेंगे। तो जो भी नैतिकता आती है प्रायत्त अवस्था में, जब बच्चे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, बच्चे उनके अनुसार उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेज होता है। और स्वायत्त अवस्था क्या होती है? स्वायत्त का मतलब हम लोग का इंडिपेंडेंट भी होता है, स्वतंत्र होता है। तो इस स्टेज में बच्चे जो है अब फुली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बच्चों का अपना बहुत ज्यादा संज्ञान जो होता है, यानी कि कॉग्निशन जो होता है, डेवलप्ड कर जाता है। बहुत बच्चों को बहुत कुछ का नॉलेज हो जाता है। बच्चों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीज का ज्ञान हो जाता है। तो अब आप बच्चे को बोलेंगे कि हम जैसा बोलते हैं वैसा करो, तो वो आपके हर एक बात को नहीं मानेंगे। अगर बोले, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पेरेंट्स है अपने बच्चे को बोल रहा है कि जब बिल्ली रास्ता काट दे ना तो तुम रास्ता क्रॉस मत करना। ठीक है, तुम वेट करना किसी के आने का। तो बच्चा बोलेगा कि ऐसा हम क्यों करेंगे? बच्चा आपसे उसके ऊपर सवाल करेगा, क्वेश्चंस करेगा, लॉजिक मांगेगा। अगर वो आपके बातों से सेटिस्फाइड होगा तो वो आपके बातों को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं फॉलो करेगा। और वही अगर बच्चा जब फर्स्ट स्टेज में रहता, प्रायत्त स्टेज में रहता, और मम्मी बोल देती कि बेटा बिल्ली रास्ता काट देना तो क्रॉस नहीं करना, वो चुपचाप खड़ा रहेगा। मम्मी बोली है बिल्ली रास्ता काटने से नहीं जाना है आगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो स्टेज कौन सा स्टेज होता है? प्रायत्त अवस्था, जिसमें वह माता पिता के बातों को ही एक्सेप्ट करता है, जो बोला जाता है उसी को वो सुनता है। लेकिन सेकंड स्टेज में बच्चे अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको बहुत चीजों का नॉलेज हो जाता है, उनका लॉजिक पावर बढ़ जाता है। तो आप जो बोलेंगे उसको वो आंख बंद करके नहीं सुनेंगे, उस पर वो लॉजिक मांगेंगे। ठीक है, फैक्ट बोलेंगे कि आखिर आप जो बोल, जैसे कि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण लगने के समय कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कहीं मूव नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ग्रहण लगने के बाद नहाना है। बच्चा आपसे रीजन मांगेगा, क्यों? क्योंकि बच्चा तो जान गया है कि ये सब तो ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं। जो ग्रहण लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसका तो ज्योग्राफिकल रीजन है। तो मम्मी नहाने को बोल रही है, ये करने को बोल रही है, कैसे हम लोग अशुद्ध हो गए, क्या हो गए? अब वो कारण मांगेगा, आपसे 50 क्वेश्चन करेगा। समझ में आया? आपकी बातों को वो ऐसे ही सुन के आपकी बातों को फॉलो नहीं करेगा, तो वो आपसे 50 क्वेश्चंस करेगा, लॉजिक मांगेगा उससे। और अगर आपके बातों से वो सेटिस्फाइड है तो फॉलो करेगा, और नहीं तो डर से फॉलो करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में क्या होगा? डाउट होगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? बच्चों में मोरल एजुकेशन जो देना है, इसमें प्याजे जी ने मोरल एजुकेशन को बच्चों के इस स्टेज में 2 स्टेज बता दिए हैं। एक होता है हम लोग का प्रायत्त अवस्था, ऐसा स्टेज जिसमें बच्चे माता पिता पर फुली डिपेंडेंट होते हैं। माता पिता जो बोलेंगे बच्चे उनकी बातों को आंख मूंद कर, बिना किसी क्वेश्चंस, बिना किसी डाउट के, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के बच्चे जो है पेरेंट्स की बातों को एक्सेप्ट करेंगे। और एक स्टेज क्या होगा हम लोग का? स्वायत्त अवस्था होगा। इस चीज को हम लोग मोरल डेवलपमेंट में और अच्छे से पढ़ेंगे। स्वायत्त अवस्था होगा
इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें बच्चों का जो स्टेज होता है उसमें बच्चों का अपना लॉजिक पावर होता है, अपना बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को बहुत सी चीजों का नॉलेज हो जाता है। तो आपके कहे अनुसार बच्चा आपकी बातों को फॉलो नहीं करेगा, उस पर बच्चा लॉजिक मांगेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया मैडम। समझ में आया मैम। चलिए, ये चीज जो है ना, हम लोग मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एक टॉपिक है उसमें हम लोग का पढ़ेंगे, स्पेशली हम लोग कोहेलबर्ग जी के विषय में, लेकिन उसमें हम लोग प्याजे जी की भी ये थ्योरी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया हुआ है, स्पेशली हम लोग उसमें कोहेलबर्ग जी के विषय में पढ़ेंगे। मैडम 10th पॉइंट सोशल एजुकेशन है या फिर सोशल डेवलपमेंट है? सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। और 11 हो जाएगा मोरल एजुकेशन। मैडम किसने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था मॉरल एजुकेशन? मोरल एजुकेशन प्याजे जी, क्या प्याजे मैम? जी, प्याजे जी, बीएड में आप लोग पढ़ी हैं प्याजे जी के बारे में, पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइड थ्योरी प्याजे जी की नहीं पढ़ी है बीएड में? मैम अभी नहीं यस मैम, स्टार्ट हुआ है वो सब। BIAGET। हाँ प्याजे जी, टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं, नहीं हुआ है मैम, लेकिन नाम अभी सुना है। प्याजे जी, अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उनका आप लोग का बीएड में स्टार्ट होने से पहले हम आप लोग को करवा देंगे। तो ये था हम लोग का मोरल एजुकेशन, जो न प्याजे जी ने मतलब बच्चों का दो लाइफ को 2 स्टेज में बांट के बताया प्याजे जी के अनुसार, ठीक है। इसके बाद बच्चों में और क्या आ जाता है, मोरल एजुकेशन, क्योंकि ये हम लोग के 6 से 12 साल के बच्चे हैं, तो इनका अपना लॉजिक पावर है, अपना समझ है, बहुत चीजों का इनको ज्ञान हो जाता है। हम बोलेंगे कि बेटा बिल्ली रास्ता काट दी तो रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये हमारी बातों को आंख बंद करके नहीं सुनेगा, बिना किसी क्वेश्चन के तो मानेंगे ही नहीं। तो ये हम लोग का वैसा स्टेज है, बच्चे इसमें क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और इसके बाद जब सेटिस्फाइड होंगे तो ही हमारी बातों को वो फॉलो करेंगे। अक्सर देखिएगा हम लोग का जो इसके बाद जो भी हम लोग का 12 से 18 वर्ष का जो एज होता है, उसमें भी आप बच्चों को जो कुछ भी कहने को कहेंगे, बच्चे आपकी बातों को ज्यादातर क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। मम्मी बोल रही है कि बेटा ग्रहण लगा है नहीं खाना है, लेकिन वो बोलेगा कि हट हम तो खाएंगे, ठीक है। वहां पे उस स्टेज में बच्चे जो है ज्यादातर आपकी बातों को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, या फिर आपके अपोजिट में ही जाने की कोशिश करेंगे। ये भी हम लोग का स्टेज वही होता है ज्यादातर, क्योंकि ये स्टेज के बाद ही तुरंत बच्चे उस स्टेज में कदम रखते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का नैतिक विकास। इसके बाद हम लोग का मानसिक विकास पर बल, लास्ट पॉइंट है मानसिक विकास पर बल, एम्फेसिस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट है मानसिक विकास पर बल। इस स्टेज में भी क्या होता है कि बालकों का मेंटल डेवलपमेंट, जो हम लोग क्या देखे थे कि फर्स्ट स्टेज में बच्चों का फिजिकल मेंटल हर एक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। इसके बाद हम लोग जब प्री चाइल्डहुड में आए उसमें भी बच्चों का बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इसमें बच्चों का क्या हो जाता है, थोड़ा धीमा पड़ जाता है, जो भी स्पीड से जिस स्पीड से हो रहा था धीमा पड़ जाता है। क्यों धीमा पड़ता है, इसका भी रीजन बताए थे, क्योंकि जो भी बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, जो भी बच्चों का समझ बना है, अब उसमें ज्यादा क्या करना है, उसमें बच्चों को मैच्योरिटी आनी है, उस चीजों के प्रति बच्चों का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से क्या करना है, परफेक्टली क्लियर करना है। तो इस वजह से क्या आती है बच्चों में, इसमें थोड़ा स्पीड जो है स्लो पड़ जाता है। तो देखिए बहुत से मेंटल एक्टिविटी है, जैसे कि बच्चे जो है इस स्टेज में, एक चीज नोटिस कीजिएगा, हम लोग फर्स्ट स्टेज पढ़े, सेकंड स्टेज पढ़े, थर्ड स्टेज पढ़े, इन तीनों स्टेज में एक चीज कॉमन होता है। वो क्या कॉमन होता है पता है, इस स्टेज में बच्चे जो कुछ भी अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं या जिस चीजों को देखकर अपनी समझ बनाते हैं, वो जो है ना वो डायरेक्ट उसको देखेंगे तब,
ठीक है, आप केवल वर्बली आप बता दें कि हम लोग के स्काई में एक प्लैनेट है, या फिर हम लोग का स्काई में जो है हम लोग का मून है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक माउंटेन है, तो वर्बली बच्चे को बताने से ना बच्चे जो है ये तीनों स्टेज में उसके प्रति कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं। जब तक वो चीजों को कॉन्क्रीट रूप से एकदम स्पष्ट रूप से अपने आंखों से नहीं देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं बना पाते। ठीक है, ये जो तीनों स्टेज है, इस तीनों स्टेज का ये कॉमन एक चीज होता है, इसके बाद वाले स्टेज में ये चीज कॉमन नहीं होता है, ये चीज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो तीनों स्टेज होता है, इन तीनों स्टेज में अब बच्चे को हम केवल मोबाइल वर्बली बताएंगे ना, तो वो मोबाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, या फिर अपने माइंड में उसके प्रति कुछ भी समझ नहीं बना पाएगा। लेकिन हम उसको बोलेंगे, देखिएगा छोटे क्लासेस में बच्चों को जो भी वर्क पढ़ाया जाता है या जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, उनको या तो उसका मॉडल दिखाया जाएगा, या फिर पॉसिबल है तो मॉडल दिखाइए, और नहीं है तो आपको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके बच्चों को बताना है। ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा, जो हम लोग के प्राइमरी सेक्शंस के बच्चे होते हैं, उनके बुक्स में बहुत ज्यादा पिक्चर्स बने होते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक ही पढ़िएगा ना, आप ईवीएस की बुक पढ़िएगा, देखिएगा उसमें कितना सारा पिक्चर्स बना होता है। क्यों पिक्चर्स बना होता है? क्योंकि बच्चे को कोई चीज देखकर ही उसके विषय में ज्यादा समझ बन पाएगा। बिना देखे इस स्टेज में बच्चों में समझ का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम बच्चे को अर्थ के विषय में बता रहे हैं और वर्बली बता रहे हैं, केवल लिख के बता रहे हैं, नहीं समझ पाएगा बच्चा। या तो हमको पॉसिबल है तो हम बच्चे को अर्थ, तो हम पृथ्वी तो रियल में हम बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं, तो हम उसका ग्लोब दिखा सकते हैं। ग्लोब अगर हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो हम उसका पिक्चर्स बना के दिखा सकते हैं। अर्थ हमारा कैसे रोटेट करता है, आप बच्चे को उसका रोटेशन कैसे होता है, उसका रेवोल्यूशन कैसे होता है, आप वर्बली बताएंगे ना तो वो नहीं समझ पाएगा। वही आप ग्लोब को दिखाइएगा, उसको बच्चे को दिखाइएगा कि कैसे घूम रहा है, या फिर अर्थ कैसे सन की तरफ घूमता है, या मून कैसे पूरे अर्थ या मून सन को कैसे राउंड करता है, वो सब आप उसको प्रोजेक्ट वर्क में दिखाइए या फिर ग्लोब के थ्रू दिखाइए। तो उस चीजों से बच्चे का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बच्चों को समझ में आता है कि रियल में हम लोग का अर्थ ऐसा है, ऐसे मूव करता है, हम लोग इसके ऊपर ऐसे स्टे हैं। वो सब चीजें बच्चों को समझ में आएगी, वर्बली बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये हम लोग का ये तीनों स्टेज का एक कॉमन चीज होता है कि कोई भी चीज बच्चा डायरेक्ट देखता है तभी उसका कॉन्सेप्ट बना पाता है, बिना देखे वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मानसिक विकास में बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि बच्चा जो भी अमूर्त चिंतन पूरी तरह से कल्पना शक्ति पर आधारित होती है। बच्चा जो भी बच्चा चिंतन कर रहा है, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो उनके सामने आंखों के सामने दिख नहीं रही है, वो चीजें उस पे बच्चा नहीं समझ पाएगा, उस पे बच्चा अपना कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, हम बच्चे को मान लीजिए कोई एक ऐसा टॉपिक बता रहे हैं, कोई एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो बच्चा कभी देखा नहीं है, जिसके विषय में बच्चे को कोई नॉलेज ही नहीं है, और वर्बली हम उसको बता रहे हैं, बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन यही जब बच्चा जब किशोरावस्था में एडोलेसेंस में चला जाता है और हम उसको जो है वो चीज नहीं भी दिखा रहे हैं ना, उसका मेंटल पावर बढ़ जाता है उस स्टेज में जाते जाते। हम उस चीज को नहीं भी दिखा रहे हैं, वर्बली बता रहे हैं, तो भी बच्चा उसका कॉन्सेप्ट समझ में उसको आ जाता है, वो सारी चीजों को वो अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, हम बच्चे को फर्स्ट टाइम किसी ऐसे टॉपिक्स के विषय में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बच्चे को ग्लोब या अर्थ के विषय में नहीं पता है, कोई वो आज तक वो कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो अगर हम किशोरावस्था में यानी कि एडोलेसेंस में बच्चे को अगर वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वर्बली पढ़ा रहे हैं, बिना ग्लोब दिखाए बता रहे हैं, तो भी बच्चा उस चीज को समझने में सक्षम है, क्योंकि उसका मेंटल पावर उसके अनुसार जो है उतना जो है डेवलप्ड कर चुका है। लेकिन इससे पहले वाला स्टेज जो है, पोस्ट हम लोग का चाइल्डहुड वाला स्टेज है, इसमें बिना बच्चा किसी चीज को देखे, अपने आंखों के सामने जब तक डायरेक्ट नहीं देखेगा, तब तक बच्चा उसके विषय में किसी भी प्रकार का अपना समझ का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें बच्चे को हर चीज जो है ठोस रूप से, कॉन्क्रीट रूप से बच्चों के सामने देखने के लिए हमको प्रेजेंट पॉसिबल है तो उनको उस प्लेस पे विजिट करवाइए। ठीक है, नहीं तो उसका पिक्चर्स बनाइए। मान लीजिए हम बच्चे को किसी फ्लावर्स के बारे में ही क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉसिबल है तो बच्चे को हम फ्लावर दिखाएंगे, नहीं तो हम फ्लावर का पिक्चर ड्रॉ करके दिखाएंगे, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग ड्रॉ करके डिवाइड करके दिखाएंगे कि इसके ये पार्ट्स है। देखिएगा, जितना देखिएगा छोटे क्लासेस के बच्चों में पिक्चर्स ज्यादा होती है, या फिर टीचर्स भी पढ़ा रही है बच्चों को, मान लीजिए छोटे बच्चों को बॉडी पार्ट्स ही पढ़ाया जाता है, बच्चे का बॉडी बनाया जाता है, उसमें आईज है, नोज है, ईयर है, हैंड है, लेकिन हर एक चीज को डिस्क्राइब किया जाता है पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, क्यों पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है? क्योंकि बच्चा उसको देखेगा नहीं ना, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। आप केवल ऐसे ही बताएंगे कि ये आंख है, नहीं समझ पाएगा बच्चा।
जब तक हम उसको पिक्चर्स नहीं दिखाएंगे, या फिर जब तक हम उसको वो चीज सामने उसका एकदम डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो हम लोगों को पिक्चर्स दिखाना, या फिर बच्चे को मॉडल दिखाना, या फिर हमें कोई ऐसा मतलब जो है स्क्रीन पे है, चाहे बच्चों को वीडियो दिखाना, ये सब चीजें। आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस एजुकेशन हो गया है, अब तो बच्चों को राइम्स भी करवाया जाता है, तो मतलब स्क्रीन पे करवाया जाता है, बच्चे देखते हैं, एक्टिविटी को देखते हैं, उसके अनुसार देख के बच्चे एक्टिविटी करते हैं, राइम्स कहते हैं चाहे जो भी कहते हैं। तो आजकल एजुकेशन और ज्यादा एडवांस हो गया है, इसीलिए बच्चे भी आजकल के ज्यादा एडवांस है, किसी चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम लोग के टाइम वो नहीं था, हम लोग के टाइम पर ज्यादातर वर्बली बताया जाता था। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का ये कॉमन हम लोग का चीज होता है। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, अब बच्चों का मेंटल जो है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बच्चे जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है आपसे डिस्कस कर सकते हैं, उस पर लॉजिक दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही किसी चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बोल दिए कि बिल्ली रास्ता काट दे रही है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसका ये रीजन है, जो कुछ भी आप रीजन दे दिए तो वो आपके रीजन को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपसे लॉजिक मांगेगा। या फिर आप नहीं दे पाएंगे लॉजिक, तो वो आपको सही लॉजिक दे देगा। मान लीजिए आप ज्योग्राफी से ही रिलेटेड, आप ग्रहण, सूर्य ग्रहण से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन दे दे कि ग्रहण लगा है तो ग्रहण के बाद हम लोगों को नहाना चाहिए, उस समय कुछ खाना नहीं चाहिए, इसका ये कारण हो सकता है, इसका ये इफेक्ट पड़ सकता है। तो बच्चा आपको वहां पे बताएगा कि जो ग्रहण लगा है ना, ये किस कारण से लगा है, ये क्या रीजन है, क्यों हम लोग का ग्रहण लगता है, क्यों सन हम लोग का हाइड हो जाता है, या फिर क्यों मून हम लोग का हाइड हो जाता है। वो आपको लॉजिकली वो हर चीज बताने के लिए बच्चा इस स्टेज में क्या होता है, बल होता है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें बताने की क्षमता बच्चों में इस स्टेज में आती है। रिवर्सल पावर आ जाता है। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि बच्चा जो है पलटावी गुण नहीं होता है। हम बच्चे से पूछे कि सोमा और रीमा दोनों बहनें हैं, ठीक है, और उनकी माँ का नाम मीरा है। ठीक है, अगर हम बच्चे से पूछे कि सोमा और मीरा दोनों बहनें और उनकी माँ का नाम मीरा है, तो मीरा जो है सोमा और ये जो भी नाम आप लोगों को बताए थे दोनों बहनों का, उसकी मीरा उसकी क्या लगती है। अगर उसको जस्ट ऑपोजिट करके, उल्टा करके पूछा जाए, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। कौन सा स्टेज में? प्री हम लोग का चाइल्डहुड में। लेकिन इस स्टेज में आप उसको रिवर्स करके बताइए, आप उसको जैसे भी रीजनिंग में बताइए। ठीक है, हम यहाँ से जो है 10 किलोमीटर ऊपर गए, इसके बाद हम नॉर्थ में थोड़ा सा 10 किलोमीटर की तरफ मूव किए, फिर साउथ में 10 किलोमीटर की तरफ मूव किए, तो बताइए कि हम अब जो है जिस डायरेक्शन में खड़े थे उससे अब हम किस डायरेक्शन में हैं। तो बच्चा यहाँ पे आपको आंसर दे देगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक पावर उसका इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा उसको देखकर उसको आंसर बता देगा। लेकिन वही इससे पहले वाले स्टेज में बच्चों में वो पावर नहीं होता है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो सबसे छोटा बच्चा देख रहा है, और देख के आपको बच्चा बता देगा कि सबसे छोटा हम लोग का ए है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। इसको रिवर्स करके भी पूछेंगे तो भी बच्चा बता देगा। लेकिन इससे पहले वाले स्टेज में रिवर्सिंग पावर बच्चों में नहीं होता है, उसमें पलटावी गुण नहीं होता। पलट के कोई चीज पूछिएगा तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसके बाद उसके पीछे छिपे नियमों को भी बच्चा जान जाता है, जबकि इससे पहले वाले स्टेज में नहीं जान जाता, नहीं बच्चों में वो होता है। इसके बाद बच्चों का थिंकिंग पावर इसमें बढ़ जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाता है, उनमें जानने की जो जिज्ञासा की क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बहुत चीजों पर जो उनका जो डाउट था वो बहुत चीजें जो है क्लियर हो जाती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि इस स्टेज में बच्चों में सारे के सारे गुण आ जाते हैं। उनमें लॉजिक पावर आ जाता है, उनमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, किसी भी चीज के प्रति जो उनका जो समझने यानी कि कॉन्सेप्ट बनाने का जो क्वालिटी है वो उनमें डेवलप कर जाता है। ठीक है, उनमें पलटावी रिवर्सल पावर आ जाता है, उनमें लॉजिकल पावर आ जाता है। मतलब हर एक क्वालिटी जो है बच्चों में इस स्टेज में आ जाती है, सिवाय एक को छोड़कर। वो क्या है हम लोग का? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाला पावर नहीं रहता है। यानी कि बच्चा जो है किसी चीज को जब तक आंखों से नहीं देखेगा तब तक उसके प्रति अपना कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा, वो देख के ही बना पाता है इस स्टेज तक। ठीक है, सारे के सारे हम लोग जो अभी एडोलेसेंस पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था में बच्चों में जो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बच्चों में हम लोग का ये पोस्ट चाइल्डहुड में आ चुका रहता है, हर एक गुण बच्चों में आ जाता है। ठीक है, बस एक को छोड़कर वो क्या है कि बच्चे जो है कल्पना के आधार पर किसी चीज के प्रति
अपना समझ का निर्माण नहीं कर पाते हैं कल्पना के आधार पर, ठीक है। बिना किसी चीज को देखे वो लोग अपने समझ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज उनके सामने क्या होनी चाहिए, उनके आंखों के सामने होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, तो ही वो उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। बस यही एक गुण बच्चों में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे गुण इस स्टेज में बच्चों में आ चुके होते हैं। तो ये था हम लोग का पोस्ट चाइल्डहुड। अब हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। यहाँ तक कोई कोई डाउट है? नो मैम। यहाँ नहीं। अब देखिए किशोरावस्था जो हम लोग का स्टेज है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से 18, ठीक है। कहीं कहीं 13 भी दे देता है, 13 से 18 भी रहेगा अगर ऑप्शन में, तो भी वो सही रहेगा। 12 से 18 ना देकर 13 से 18 दे दिया तो उसमें घबराना नहीं है, वो भी आंसर हम लोग का राइट होगा। तो ये जो हम लोग का स्टेज होता है 12 से 18 वर्ष का स्टेज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, जो कि एडोलेसर से बना है, लैटिन भाषा है एक, एडोलेसर से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए इस स्टेज का मतलब क्या होता है कि टू ग्रो टू द मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में मेंटली अगर देखा जाए तो इस स्टेज में, इससे पहले वाले स्टेज में मेंटली बच्चे जो है मैच्योर हो चुके हैं, हर एक चीज का बच्चों को नॉलेज हो चुका है, हर एक चीज का नॉलेज हो गया है। अब इस स्टेज में बच्चे टू ग्रो टू मैच्योरिटी, फिजिकली भी बच्चे जो है मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा 6 से 12 वर्ष तक बच्चे जो है बालक के जैसे ही दिखते हैं, उनके मसल्स हैं, चाहे उनमें दाढ़ी या मूछ, ये सब चीजें नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चे किशोरावस्था में एंटर करते हैं, आप देखिएगा बहुत से बच्चों का अचानक से हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चे मेच्योर हो गए हैं, मसल्स अचानक से जो है मसल्स बन जाते हैं, अचानक से ग्रोथ हो जाता है, उनका वोकल कोड जो है भारी हो जाता है, आवाज थोड़ा भारी हो जाता है। अब बच्चों की तरह साउंड नहीं रहेगा, साउंड थोड़ा एडल्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों में दाढ़ी मूछ आ जाएगी, माइंड बहुत ज्यादा बच्चों का ग्रोथ कर जाता है बहुत जल्दी इस स्टेज में। गर्ल्स में भी उसी तरह से होता है, मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आती है, फिजिकल उनका बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अचानक से बच्चे क्या होंगे? ग्रोथ कर जाएंगे। देखिएगा बहुत से बच्चे होते हैं ना जो इससे पहले वाले स्टेज तक हाइट में बहुत छोटे होते हैं, और अचानक से जैसे ही इस स्टेज में एंटर किया अचानक से ग्रोथ कर गए, अचानक से दाढ़ी मूछ आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए इसको कहा जाता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। बच्चे इस स्टेज में आके ही क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं हर एक चीज से, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, हर एक चीज से बच्चे मैच्योर हो जाते हैं इस स्टेज में आके, ठीक है। ये स्टेज हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परिपक्व रूप से विकसित होने लगते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है पूरी तरह से बच्चे क्या हो जाते हैं, इस स्टेज में आते आते मैच्योर हो जाते हैं। उस स्टेज तक बच्चों में मैच्योरिटी थी मेंटली, लेकिन इस स्टेज में आते आते फिजिकली, मेंटली, हर एक चीज से बच्चे क्या होंगे? मैच्योर हो जाएंगे। और इस स्टेज को पता है क्या कहते हैं? बच्चा कौन सा स्टेज से इस स्टेज में आया? बच्चा पोस्ट चाइल्डहुड से इस स्टेज में आया। और इसके बाद कौन सा स्टेज है हम लोग का? एडल्ट स्टेज। इन दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है। बच्चा हम लोग का चाइल्डहुड से इस स्टेज में एंटर किया, और इसके बाद जो है हम लोग का एडल्ट एज है। इन दोनों के बीच का जो स्टेज होता है ये हम लोग का किशोरावस्था होता है, एडोलेसेंस होता है। तो इस स्टेज में ना बच्चा जो होता है ना, वो दोनों का ही बाल्यावस्था यानी कि बच्चा में थोड़ा बालपन भी होता है, और थोड़ा बच्चों में एडल्ट वाला भी गुण आ जाता है, दोनों ही हो जाता है। मतलब इन दोनों का यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों का यहाँ पे संधि होता है, त्रुटि, इन दोनों का यहाँ पे योग हो जाता है। बच्चा में थोड़ा बालपन भी रहता है, बच्चे थोड़ा एडल्ट भी हो जाते हैं, बच्चे बड़ों की तरह भी बिहेव करते हैं, और बच्चों में बालकपन भी होता है। इसीलिए इसको, इस स्टेज को ना संधि काल कहा जाता है, इन दोनों के बीच का काल है, इसीलिए इन दोनों को संधि काल, ट्रिटी एज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या जो एज स्टेज कहा होता जाता है है मैडम? क्या एज कहा जाता है? संधि काल, ट्रीटी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है एक तरह से, ठीक है। समझौता कैसे होता है? बच्चा जो है वो बाल्यावस्था से निकलकर इस स्टेज में इंटर करता है, और बच्चा जो है इसके बाद कौन सा एडल्ट एज होता है। तो एडल्ट एज वाला भी बच्चों में इसमें क्वालिटी होता है, गुण होता है। बच्चे बड़ों की तरह भी बिहेव करते हैं, बच्चों में बचपना भी होता है, दोनों ही होता है। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? संधि काल कहते हैं, ठीक है। संधि का मतलब क्या? दोनों के संयोग से, किसके किसके? बाल्यावस्था और हम लोग का वयस्कावस्था, इन दोनों के योग से ये स्टेज बना है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिटी एज यानी कि संधि काल कहते हैं। समझौता होता है यहाँ पे,
ठीक है। और इस स्टेज में बहुत कुछ होता है, अभी हम केवल शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है। बोल रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो लाइफ का, बच्चों के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एज यही होता है। इस स्टेज में बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिएगा क्या क्या होता है। इस अवस्था में बालक दोनों ही अवस्था में रहता है, ना तो बालक बालक समझा जाता है और ना ही वो वयस्क के रूप में माना जाता है। ठीक है, आप देखिएगा जब इस स्टेज के बच्चे होते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को एडल्ट समझते हैं, वो अपने आप को बड़े समझते हैं। पेरेंट्स अगर किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अपना भी व्यू वहां रखना चाहता है, वो भी कुछ बोलना चाहता है। तो पेरेंट्स उसको क्या बोल देते हैं कि बच्चे हो, बच्चे की तरह बने रहो। ठीक है, मतलब तुमको हम बड़ों के बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा जो है ना, बच्चा क्या समझता है, बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन पेरेंट्स उसको बच्चा समझते हैं। बच्चा को लग रहा है कि अब तो हमारा हाइट बढ़ गया, हमारा मूछ दाढ़ी आ गया, पापा की तरह हम बड़े हो गए, हमको बहुत चीजों का नॉलेज हो गया। अचानक से बच्चों का इंटरेस्ट ना, अब जो है बच्चों का इंटरेस्ट जो है हमारे पॉलिटिक्स से जितने रिलेटेड है, न्यूज सुनना उनको अच्छा लगेगा, देश दुनिया में क्या क्या हो रही है ये सब जानना अच्छा लगेगा। मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन बच्चों को कलेक्ट करना, इन सारे की विषय में इंटरेस्ट लेना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, पापा की तरह हम न्यूज सुन रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। ठीक है, और हम बड़े हो गए हैं, पापा के हाइट के हो गए हैं, हर एक चीज की मेच्योरिटी हम में आ गई है। तो बच्चे अपने आप को एडल्ट समझते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या समझते हैं, पेरेंट्स उनको बच्चे ही समझते हैं। एक्चुअल में उनमें बच्चों वाला भी गुण होता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही स्टेज के बीच का काल है, इसीलिए इसको संधि काल कहा जाता है। तो बच्चे में मैच्योरिटी तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बालक वाला गुण भी बच्चों में होता है। तो देखिए ज्यादातर जो है बच्चे जो इस स्टेज में ना ही बालक समझे जाते हैं और ना ही बच्चे जो है व्यस्क के रूप में ही समझे जाते हैं। उनको पूरी तरह से एक एडल्ट बच्चा भी नहीं माना जाएगा कि वो एडल्ट हो चुका है पूरी तरह से, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, ये भी नहीं मानते हैं। और उसको पूरी तरह से बच्चा भी नहीं समझा जाता है कि एकदम बच्चे हो, बच्चे की तरह हो, क्या 6 महीने के बच्चे हो, इतना किसी चीज के लिए जिद कर रहे हो, चाहे ऐसा नखरा कर रहे हो, ये सभी बातें भी सुनाई जाती है। मतलब उनको ना वो समझ ही नहीं पाते हैं कि पेरेंट्स उसको समझ क्या रहे हैं, बच्चा समझ रहे हैं या बड़े समझ रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि तुम तो बच्चा है, कभी कभी पेरेंट्स बोलेंगे तो इतना बड़ा तो हो गया, गधा की तरह तो हो गया, मेरे जैसा हाइट हो गया है, हर एक चीज का नॉलेज हो गया है, फिर भी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो जो है इस स्टेज में बहुत ज्यादा कसमकस में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो आखिर है क्या, बच्चे हैं या बड़े हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स के थ्रू भी उनको ना ही बच्चा समझा जाता है और ना ही बड़ा, इन दोनों के बीच का काल। और बच्चे भी अपने आप को क्या समझते हैं, वो भी अपने आप को एडल्ट समझते हैं। वो पेरेंट्स के किसी भी मामले में इंटरफेयर करना चाहेंगे, वो हर एक पेरेंट्स का जो काम है वो खुद करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एडल्ट समझते हैं। लेकिन बच्चे की तरह पेरेंट्स की तरफ से उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकता है, और कभी कभी उसी पेरेंट्स की तरफ से उनको ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि तुम बड़ा हो गया, तुम ये काम कर सकता है। तो ये सब चीजें उनके माइंड में बहुत ज्यादा क्या करती है, कंफ्यूजन वाला काम करती है। देखिए इसमें दिया हुआ है हम लोग का, ये जो हम लोग का स्टेज होता है जिसका हम लोग का बच्चा जो है अब यंग स्टेज में इसमें कदम रख लेता है। ठीक है, इसी स्टेज में बच्चा जो है, मतलब अब बच्चा यंग हो रहा है, फिजिकली मेंटली हर एक चीज से बच्चा जो है यंग हो रहा है। उसके फिजिक्स, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप लोग नोटिस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग खुद उस स्टेज से गुजरे हैं। उस स्टेज में बच्चों में बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस आता है, बहुत से हार्मोन चेंज हो जाते हैं बच्चों के। ठीक है, अचानक से बॉडी ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, इससे पहले क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या था, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बुक्स के साथ, इन सब के साथ था। अचानक से उनका इंटरेस्ट जो है अब चेंज हो जाएगा। उनका अट्रैक्शन किसी अदर अपने ऑपोजिट लिंग वालों के साथ उनका अट्रैक्शन हो जाएगा, उसके प्रति वो ज्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, उनका रुचि रुझान जो जो कि जस्ट पहले वाले स्टेज में था, जस्ट उससे ऑपोजिट हो जाएगा बच्चे। मतलब अब जो है दिन दुनिया में हम लोग की दुनिया में क्या हो रहा है, राजनीतिक में क्या हो रहा है, न्यूज में क्या खबरें आ रही हैं, इन सब के प्रति भी उनका इंटरेस्ट आ जाएगा। इससे पहले बच्चे न्यूज सुनना पसंद नहीं करेंगे, इससे पहले बच्चे जो है ज्यादातर कार्टून्स देखेंगे या फिर कुछ अदर सीरियल देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। लेकिन इस स्टेज में आते ही बच्चों को न्यूज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, राजनीतिक में क्या हो रहा है, इन सब का नॉलेज होने लगता है। साथ ही साथ बच्चों का ना धर्म के प्रति भी आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भगवान के प्रति।
मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, इनके प्रति भी उनका इंटरेस्ट जो है इस स्टेज में जाग जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों का यौवन आरंभ होने से बच्चों का यहाँ पे क्या हो जाता है, यौवन आरंभ होने का ये हम लोग का काल होता है, और बच्चे का जो है यौन परिपक्व यानी कि बच्चे जो है पूरी तरह से अब यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, फिजिकली हर एक चीज से मैच्योर हो जाते हैं। और इस अवस्था में परिवर्तन जो होता है केवल हम लोग एक ही स्टेज कंट्री में नहीं होता है, हर एक, चाहे वो इंडिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, कहीं भी है, हर स्टेज में, इस स्टेज के बच्चों में इस तरह के चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्राय कितना 12 से 18 वर्ष का अलग अलग कंट्री में मैच्योरिटी जो है अलग अलग स्टेज देखा गया है, लेकिन प्राय लगभग हम लोग का 12 से 18 वर्ष के स्टेज में बच्चों में जो है मैच्योरिटी जो है इस स्टेज में आ जाती है, किशोर अवस्था में। देखिए ये अवस्था जो है बच्चे क्या होते हैं पूर्ण रूप से जो है अब अपने ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं, हर एक काम खुद से करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चे में जो है ना इस स्टेज में बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं डिस्टर्ब होते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा बच्चे? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं और जिस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि बच्चे जो होते थे पेरेंट्स से हर एक चीज को अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते थे, जो कुछ भी। अब तो क्या है कि पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, बहुत फ्रैंक है, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर उनमें उनके बॉडी में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं वो अपने वो पेरेंट्स से शेयर कर लेते हैं। चाहे स्कूल में भी बच्चों को उन सब का नॉलेज दिया जाता है, उन सबको बच्चों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। तो अब के स्टेज में बच्चों में उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन पहले के स्टेजेस में क्या होते थे कि बच्चों को फ्रेंकली उतना ज्यादा ये सब बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें स्टेज में, क्या क्या हम लोग के मतलब बॉडी में चेंज होते हैं, क्या क्या हम लोग का स्टेज आता है, कैसा किसके प्रति अट्रैक्शन आता है, इन सब चीजों का नॉलेज एजुकेशन में दिया जाता है। ठीक है, हम लोग का साइंस में रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तो ये सब चीजों को खुल के अब स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को हर एक चीज का नॉलेज दिया जाता है। तो बच्चों को अब इसके प्रति नॉलेज है तो उतना ज्यादा बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, चाहे बॉयज में भी चेंजेस हो रहे थे, तो वो अपने बातों को उनके बॉडी में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये खुल के पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते थे और परेशान रहते थे कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कभी तो किसी से शेयर करते नहीं थे, उनको लगता था कि हमारे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने बॉडी से परेशान रहेंगे। ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी उनमें उनके बॉडी में हार्मोनियम चेंज हो रहा है, उनसे वो परेशान रहेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लड़कियां भी इस स्टेज में लड़कियां ज्यादा प्रॉब्लम से घिरी रहती हैं, लड़के भी घिरे रहते हैं, लड़कियां भी ज्यादा घिरी रहती है, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहते हैं। क्यों मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे कि मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी में ऐसे चेंजेस क्यों हो रहा है, अभी तक तो हम ठीक थे, अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। पेरेंट्स के बताने पर भी पेरेंट्स से वो कुछ भी खुलकर नहीं बोल पाते हैं, चाहे पेरेंट्स भी उसका नॉलेज बच्चों को खुलकर नहीं दे रहे हैं। पहले क्या होता था पेरेंट्स जो है खुलकर बच्चों को, क्योंकि पहले के पेरेंट्स जो है उतना एजुकेटेड नहीं होते थे, तो उन सब चीजों के विषय में भी बच्चे से वो खुलकर एक तो बात नहीं करेंगे, उनके लिए वो शर्म की बात होती थी, खुलकर बात नहीं करते थे। और अगर बताते थे भी थे, अगर किसी पेरेंट्स ने अगर नॉलेज भी दिया तो वो एकदम अच्छे से क्लियरली उसको वो ज्ञान नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से बच्चे डाउट में ही रह जाते थे और अपने से अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस से वो बच्चे परेशान रहेंगे। तो बॉडी में चेंजेस से परेशान रहते थे तो मेंटली भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते थे, टेंशन में रहते थे। ठीक है, एक तो कारण ये, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरा, समाज क्या कर रहा है, सोसाइटी क्या कर रहा है, सोसाइटी उनको बोल रहा है कि तुम उसको, सोसाइटी ना ही उनको बड़ा मान रहा है ना ही उनको बच्चा मान रहा है। ठीक है, इसमें वो बच्चे से सोसाइटी से परेशान रहते थे, समाज से। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम बड़े हो गए, कभी कभी बोलते हैं कि तुम तो बच्चे ही हो। तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि हम आखिर हैं क्या, हम बड़े हो गए हैं या बच्चे हैं। वो अपने आप को एडल्ट समझेंगे, वो बोलेंगे कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम पापा की तरह हो गए हैं, पापा की तरह डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स वहां पे उसको डांट देंगे, चाहे किसी मामले में बोलेंगे कि तुम बड़े हो गए हो। तो समाज के साथ भी जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते थे, सोसाइटी को वो समझ नहीं पाते थे कि समाज उनसे चाहता क्या है। ठीक है, समाज उनको क्या समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है या बच्चा समझ रहा है। इसमें उनको जो है कोऑर्डिनेशन बैठाने में बहुत प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। एक तो फिजिकली चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिस्टर्ब है, एक मेंटली इसकी वजह से डिस्टर्ब रहेंगे। इसके बाद
इस स्टेज में बच्चों में ना इमोशनली भी बहुत ज्यादा बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब बच्चों का जो इस स्टेज में इमोशंस है ना, उस पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है। गुस्सा आएगा ना तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इस स्टेज में बच्चों का जो है अपने ऑपोजिट लिंग वालों से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इससे पहले वाले स्टेज में लड़का लड़के के साथ ही खेलेगा, वो बोलेगा कि हट हम लड़की हैं क्या जो लड़की के साथ खेलेंगे। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में बच्चा एंटर करता है, उसका इंटरेस्ट लड़कियों के साथ ज्यादा हो जाता है। वो लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या फिर लड़कियों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को लाइक करता है, उसको प्रपोज करता है, और वहां पे अगर वो मना कर दे, तो बच्चा इतना ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो मतलब कुछ गलत कदम भी उठा देता है। ठीक है, मतलब वो नेगलेंसी पसंद ही नहीं कर पाता, उसका ना बोलना या फिर उसका एक्सेप्ट नहीं करना बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। वो हमको क्यों नहीं लाइक करती है, ठीक है, हमारे में क्या कमी है, चाहे कोई गलत ट्रैक पे चला जाएगा। तो इस टाइप के बच्चे जो है इस स्टेज में इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। मतलब हर एक चीज से बच्चा इस स्टेज में। हाँ सुभानु जी कहिए। मैम वो तो एडल्टहुड के समय में भी वैसा ही मानसिकता इन लोग रखता है ना मैम। हाँ, एडल्टहुड ये वही स्टेज मिला जुला के, ये वही स्टेज हो गया हम लोग का, एडोलेसेंस वाला ही स्टेज हो गया देखा जाए। हाँ बोली थी जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। मैम इस सिचुएशन में टीचर क्या करेगा? ये तो बच्चा का पर्सनल प्रॉब्लम है। नहीं तो अभी हम आपको क्या बताएं, बच्चों का पर्सनल आप म्यूट कीजिए। हम अभी आपको क्या बताएं, बच्चों का पर्सनल प्रॉब्लम है। बच्चों का फिजिकल में जो भी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम बच्चे को पहले से इसका एजुकेशन देंगे कि बच्चों में ये हम लोग के मतलब चेंजेस आते हैं, लड़कियों में ऐसे चेंजेस आते हैं, बॉडी में इस प्रकार का हम लोग का डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपके मसल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपका मतलब जो है वोकल कॉर्ड ये हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मूछ दाढ़ी आ जाएंगे। ये सब चीजों का हम लोग अगर बच्चे को एजुकेशन दे, प्रॉपर्ली अगर नॉलेज दे, तो क्या बच्चे जो इतना डिस्टर्ब रहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनको पहले से नॉलेज होगा। जैसे कि हम लोग उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को उन सब चीजों के विषय में पहले से स्कूल में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला था कि हाँ इस स्टेज में आने पे ये हम लोग में चेंजेस आते हैं, या फिर ये जो हमारे साथ बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारे साथ अकेले नहीं हो रहा है, ये हमारे एज के जितने भी एज ग्रुप के हैं, ये सबके साथ ऐसा चेंजेस आता है। सब इस सिचुएशन से फेस करते हैं, चाहे हमारे पहले की हमारी मम्मी की पीढ़ी है, चाहे जो भी है, वो सबको इस सिचुएशन से चेंज करना होता है। इस स्टेज में आके हर किसी के साथ ऐसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जब बच्चों को इस तरह का एजुकेशन दिया जाएगा, तो बच्चे इतना डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है कि सोसाइटी जो है उसको ना ही बड़ा मानती है ना ही छोटा मानती है, हर बात बात पे उसको डांटती है, उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमें उस स्टेज में क्या करना है, अगर बच्चा अपने आप को एडल्ट समझ रहा है, वो हमारे बीच अपने किसी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, हम उसके बातों को सुनेंगे, हम उसको वहां पे इग्नोर नहीं करेंगे या फिर हम उसको डांटेंगे नहीं। अगर बच्चा अपना कुछ व्यू पॉइंट रखना चाह रहा है, तो हम उसकी बातों को सुनेंगे कि हाँ तुम क्या बोलना चाहते हो, बताओ तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है, तुम इसके विषय में क्या क्या कहना चाहते हो। हम अगर बच्चे को वहां पे इम्पोर्टेंस देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ सोसाइटी में हमारा भी कोई रोल है। ठीक है, हमको पेरेंट्स डांट नहीं रहे हैं, या फिर हमारा भी कोई महत्व है, हमारे बातों को भी वहां पे रखा जा रहा है। तो इस स्टेज में बच्चा जो है उतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, अब 5 बड़े लोग बात कर रहे हैं, अगर बच्चा वहां पे आके अपना कुछ बात रखना चाह रहा है, तो फट से सामने वाला डांट के तुम यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़ों के बीच में आके बैठ गया, चलो जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो। तो वहां पे तो बच्चा डिस्टर्ब होगा ही ना। अब 5 लोगों के बीच जो बच्चा आके बैठा, वो बोला कि पापा हम ये बोलना चाहते हैं, चाहे दादाजी हम ये कहना चाहते हैं, तो सब उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को एक्सेप्ट किए। अगर उसमें कुछ चेंज लाना है चेंज लाए, वहां पे बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। उसको लगेगा कि नहीं हमको भी वैल्यू दिया जा रहा है, या फिर मेरे बातों को भी रखा जा रहा है, यानी कि हम बच्चे नहीं है, अब हम एडल्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारा भी जो समझ है वो बचकाना नहीं है, वो सही है। तो वहां पे बच्चा समझ रहा है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बाद जो है इमोशनली, इस स्टेज में बच्चों में इमोशनली बहुत ज्यादा स्थिरता होती है, बच्चा एकदम परेशान रहेगा। मतलब किसी चीज का टेंशन, अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर दी, तो बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा, क्यों रिजेक्ट कर दी, कैसे रिजेक्ट कर दी, ठीक है क्या हो गया, चाहे एग्जाम में फेल हो गया। आप लोग जो बोले थे कि इस स्टेज में बच्चे सुसाइड ज्यादा करते,
क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे जो है इमोशनली बहुत ज्यादा इस स्टेज में डिस्टर्ब रहते हैं। अगर बच्चे फेल हो गए तो उनका आगे का करियर क्या होगा, बहुत कुछ सोचते हैं। क्योंकि ये स्टेज ही ऐसा होता है ना कि बच्चों को अब अपने फ्यूचर के विषय में सोचना है कि आने वाले फ्यूचर्स में हमको क्या करना है, हमारा करियर कैसे बनेगा, हम क्या चूज करेंगे कि हम मनी अर्न कर सके, हम अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, हम फेल हो जाएंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी, हर एक चीज का उनके मन में क्वेश्चन रहेगा। सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे फ्रेंड सर्कल क्या बोलेंगे, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, बहुत सारा मन में डाउट रहता है। तो इसकी वजह से बच्चा जो है प्राय जो है गलत कदम उठा लेता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है कि फेल हो जाएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर है, उस कंडीशन में बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए इस स्टेज में ना बच्चों को प्रेशर्स तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे नाजुक स्टेज यही होता है, सबसे नाजुक स्टेज होता है। ठीक है, डर से बच्चे घर से भाग जाएंगे, डर से बच्चे सुसाइड कर लेंगे, डर से बच्चे गलत संगति में पड़ जाएंगे, डर से बच्चे जो है हम लोग का स्मोकिंग करने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे, कोई ना कोई। मतलब ये स्टेज ही ऐसा होता है कि तुरंत बच्चे जो है गलत रास्ता पकड़ लेंगे। इसीलिए बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रखना है, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में नहीं रखना है, उसको फ्रीली रखना है, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। आप पेरेंट्स है उससे खुले एकदम फ्रेंडली एकदम खुले तौर पर उनसे बात कीजिए, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है, उसके मेंटल स्टेटस को समझने की कोशिश कीजिए उसके लेवल में जाके। क्योंकि हम भी तो कभी उसी स्टेज में थे, हम भी तो कभी उसी स्टेज से गुजरे थे। आज उसपे क्या क्या हो रहा है, जो जो चेंजेस हो रहा है, मतलब उसके बॉडी में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्यों इस प्रकार का ऐसा हो रहा है, ये हर एक चीज पेरेंट्स को उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी मैटर है, जिस भी मैटर पे बच्चों से एकदम खुल के बात करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है कभी भी गलत कदम ना उठाएं। या फिर उनके मन में जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई क्वेश्चन हो, चाहे बच्चे जब भी डिस्टर्ब हो, किसी तनाव में हो, तो वो बिना डर बिना हिचक के अपने पेरेंट्स से उसके विषय में पूछ सके, जान सके। अक्सर क्या होते हैं बच्चे जब इस स्टेज में, मान लीजिए बच्चा जो है एग्जाम में बहुत कम मार्क्स लाया, चाहे उसको पता है कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, डाउट में है, डर में है, और वो अपने पेरेंट्स के डर से क्या कर लिया, सुसाइड कर दिया। हम लोग का यहाँ बोकारो का केस है। एग्जाम रिजल्ट निकलने के एक दिन पहले मॉर्निंग में रिजल्ट निकलने वाला था और नाइट में बच्चा जो है सुसाइड कर दिया। घर के सारे मेंबर्स जो है शादी पार्टी में गए, सबको बोलता है कि आप लोग जाइए हम पीछे से आएंगे, और आने पे देखा जा रहा है कि वो सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उसको धमकाया, डराया था कि फेल होगा ना तो तुमको आगे नहीं पढ़ाना है, चाहे जो कुछ भी उसको बोला गया था। तो उस डर से बच्चा क्या किया, सुसाइड कर दिया। तो किस कारण से सुसाइड किया, इसमें गलती सबसे ज्यादा पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को उस स्टेज में बच्चों को बहुत संभाल कर रखना है, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करना है, उनके फीलिंग्स को समझना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम मार्क्स लाया कोई बात नहीं, पास तो हो गया। तो बच्चों से बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बिहेव करना है। नहीं तो इस स्टेज में बच्चे जो है ना डर से सुसाइड कर लेते हैं, गलत कदम उठा देते हैं, और कभी कभी अगर इमोशनली बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं तो पेरेंट्स से लड़ झगड़ लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये सब भी कदम उठा सकते हैं। तो उनका इमोशंस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, भूख लगती है, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्रूप कहा जाता है। यानी कि ये जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है, अगेन हम लोग का इस स्टेज में लौट कर आता है। इस स्टेज में भी जैसे शैशवावस्था में बच्चों का फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट जितना रैपिडली जितना तेजी से हो रहा था, इस स्टेज में अगेन फिर से वही तेजी से सब चीज होने लगता है। उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे भूख लगते ही दहाड़ मार मार के रोने लगते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी बच्चों के इमोशंस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा अपसेट है, दुखी है, तो मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे ना कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी करने की वो स्थिति में रहते हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं तो अपना कुछ भी वो दूसरे को देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे शैशवावस्था में बच्चों का इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, उसी तरह से इस स्टेज में भी बच्चे जो है उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिजिकली मेंटली हर एक चीज का डेवलपमेंट उसी स्टेज की तरह इस स्टेज में भी पूरे अच्छे पूरी स्पीड्स के साथ होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्रूप, यानी कि अगेन ये रिपीट होता है उसी स्टेज। ठीक है, उसी स्टेज में वापस बच्चे फिर से
रिपीट होकर आते हैं। देखिए इस स्टेज में एक हम लोग के मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल, उन्होंने इस स्टेज को क्या कहा है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोधी अवस्था कहा है। संघर्ष का मतलब इस स्टेज में बच्चे जो है बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फाइट करते हैं अपने ही बॉडी में होने वाले चेंजेस से। उनको समझ ही भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इनको संघर्ष का स्टेज कहा जाता है। बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, तनाव यानी कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तूफान मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, ठीक है, आगे का करियर कैसे बनाए, इसके बाद कौन सा करियर चूज करेंगे तो हमारा जो है बेनिफिट होगा, ये होगा, मतलब बहुत ज्यादा तूफान की स्थिति में और विरोध की अवस्था में बच्चे इस स्टेज में रहते हैं। आपसे बगावत भी कर लेंगे, झगड़ा भी कर लेंगे। ज्यादातर देखिएगा बहुत से होते हैं ऐसे कि इस स्टेज में ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बातचीत ही बंद हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे किस स्टेज से गुजर रहे हैं नहीं जान, पेरेंट्स उसके बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। हर बात पे उसको डांट देते हैं। तुमको बोला जाता है ये करने के लिए तुम करता है ये, तुमको बोला जाता है पढ़ने के लिए तुम करता है वो। बात बात पे बच्चे को क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स डांट रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में बातचीत ही बंद हो जाता है। तो विरोधाभाव की भी स्थिति इस स्टेज में बच्चों में ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखिए बच्चे जो है सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं। सोसाइटी वाले भी बोलते हैं कि उसका बच्चा तो एक नंबर का बदमाश है, दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, ये करते रहता है, तो सोसाइटी के साथ भी वो कटे कटे ही रहेंगे। इस स्टेज में उनका जो फ्रेंड सर्कल है ना, बच्चों का अपना जो फ्रेंड सर्कल है, इसके प्रति उनका जो मतलब दोस्ती यारी है, यह बहुत ज्यादा घनिष्ठ होता है इस स्टेज में। इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे जो है फर्स्ट उनका जो ग्रुप बनता है, गैंगेज बनता है, उनके प्रति भी उनकी जो दोस्ती है, घनिष्ठता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस स्टेज में और ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा। और इस स्टेज में बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल बनेगा वो उनका फॉरएवर रहेगा, उनके बुढ़ापे तक उनका जो दोस्त बना रहेगा इस स्टेज में बनने वाला फ्रेंड। और इस स्टेज में बनने वाले फ्रेंड्स जो उसके होते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी होते हैं। उससे पहले वाले स्टेज में भी वो फीलिंग्स रहता है, लेकिन इतना ज्यादा घनिष्ठ मित्रता नहीं रहती है जो हम लोग के किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में एकदम घनिष्ठ मित्रता होती है और ये फ्रेंड सर्कल उनका फॉरएवर यानी कि बुढ़ापे तक इनका जो ये फ्रेंड सर्कल बना रहेगा। इसीलिए देखिए इस अवस्था को ना हम लोग क्या कहते हैं, समाज के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स से वो घिरे रहते हैं चारों तरफ से। इसीलिए इस स्टेज को समस्या बाहुल्य अवस्था कहा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसके पास होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है इस स्टेज को, समस्या बाहुल्य अवस्था। ठीक है, मतलब चारों तरफ से बच्चे समस्याओं से घिरे रहते हैं। सोसाइटी से भी समस्या है, अपना बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है उससे भी समस्या है, मेंटल चेंजेस है, फैमिली में पेरेंट्स के साथ नहीं बन रहा है उससे प्रॉब्लम है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बना करके उससे प्रॉब्लम है, इमोशनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हर एक तरफ से बच्चे देखा जाए तो पूरी तरह से समस्याओं से घिरे रहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं समस्या बाहुल्य अवस्था, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसमें बच्चों में होते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या देखे, जो हम लोग का प्री चाइल्डहुड था उस स्टेज को प्रॉब्लम स्टेज कहते थे, समस्यात्मक अवस्था। बच्चे को उसमें बच्चे समस्या माता पिता के लिए क्रिएट करते थे। इसके बाद वाला जो पोस्ट चाइल्डहुड था उसको हम लोग क्या देखे थे, उसको कौन सा स्टेज कहते थे, बताइए तो आप लोग। मैडम रिपीट कीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हम ही से पूछ रही है। फर्स्ट स्टेज में प्री चाइल्डहुड में बच्चों को हम लोग प्रॉब्लम स्टेज के नाम से जानते हैं, समस्यात्मक अवस्था। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या कहते थे पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों को, ट्रबलसम एज, ट्रबलसम एज, उत्पाती या उद्यमी अवस्था। और ये जो किशोरावस्था आया इसमें बच्चों को क्या कहते हैं, समस्या मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेज कहेंगे, यानी कि समस्या बाहुल। इन्फेंसी का पुनर्रूप है। हाँ, ये हम लोग का इन्फेंसी का ही अगेन रिपीट होता है, क्योंकि जिस तरह से इन्फेंसी में बच्चों का हर एक ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है, उसी तरह से सेम इस स्टेज में क्या होता है, अगेन हर एक चीज डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे उस स्टेज में बच्चों का इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, उसी तरह से इस स्टेज में बच्चों में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, जो भी इमोशंस है बच्चे जो है एकदम अपना खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समस्या बाहुल्य स्टेज कहते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेज कहेंगे, बहुत सारे। क्योंकि बच्चे यहाँ पे बच्चे देखिए
वो खुद ही इतने सारे समस्याओं से घिरे रहते हैं कि उसके आसपास जो रहेगा वो भी, उनके लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनके लिए भी समस्या होती है। तो दूसरों के लिए तो ये समस्या बनाते ही हैं, लेकिन खुद ये इतने सारे प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं ना कि उनका ही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, इस कंडीशंस में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स को बच्चों के फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनको अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, उनसे फ्रैंकली बात करनी चाहिए, उनमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है। अगर लड़कियां हैं तो माता को उनसे फ्रैंकली बात करना चाहिए, अगर लड़के हैं तो पिता को फ्रैंकली बात करनी चाहिए। टीचर्स को हम लोग को स्कूल में उस टाइप के बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए ताकि बच्चे में किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर ना हो। तो ये सब चीजों का अगर अगर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल सबसे पहला तो पेरेंट्स का होना चाहिए, इसके बाद टीचर्स का होना चाहिए। थर्ड में हम लोग को सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हम लोग का इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सोसाइटी का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, तो सोसाइटी का भी इसमें क्या करना चाहिए, बच्चों से इस तरह का ट्रीट ना करे, उसको उल्टा पुल्टा ना बोले, या फिर बच्चे किस कंडीशन में उसको समझे। ये सब चीजों का सोसाइटी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको भी निभाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो माता। ठीक है, और स्कूल में इन सब चीजों पे एजुकेशन जो है, आजकल देखिएगा ना मॉडर्न स्कूल में जितने भी हैं बच्चों को ये जितना भी फिजिकल चेंजेस होता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्या होता है, वो हर एक चीज के विषय में बच्चों को नॉलेज दिया जाता है। हर एक चीज के विषय में नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको संघर्ष का, तनाव का, तूफान का काल कहा जाता है। यानी कि अगर मिला जुला देखा जाए तो ये समस्या बाहुल्य अवस्था हम लोग का बच्चों का कहलाती है, क्योंकि बच्चे जो है समस्याओं से इस स्टेज में घिरे रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बच्चे समस्याओं से घिरे हैं। एक मिनट, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो है इतने सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो बच्चा जो है नेगेटिव वे में ही जाएंगे। नहीं, अगर हम बच्चे को सही से गाइड करें, बच्चे को अच्छे से समझे, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करें, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे नेगेटिव वे में ही जाएंगे, बच्चे पॉजिटिव वे में भी जाएंगे। ठीक है, उसके लिए पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड दिया था, यही टीनेजर के विषय में बताया था। इस स्टेज में जो बच्ची थी, एक लड़की थी, उसको ऐसा फील हो रहा था कि पेरेंट्स उसके बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, उसके डिमांड्स को पूरा ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है ना, मतलब जो भी उसको रिक्वायरमेंट थी, जो कुछ भी चाहिए था, जिसकी वजह से वो गलत संगति में पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कहीं घर से बाहर निकल जाती है, और इसके बाद वो इतने बड़े बुरे दलदल में फंस जाती है, जिसके बाद उसको एहसास होता है। वहां पे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था कि ये जो स्टेज है, ये बच्चों का ऐसा नाजुक स्टेज है कि इस स्टेज में पेरेंट्स का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि उसको संभाले अच्छे से, उसके फीलिंग्स को समझे। ठीक है, आपके पास उतना इकोनॉमिकली आप उतना बैलेंस नहीं है, आपके पास देने देने के लिए आपके पास उतना मनी नहीं है, तो उसको प्यार से समझाएं, अपने सिचुएशंस को उसको बताएं, लेकिन उसको इग्नोर ना करें, उसको डांटे ना। ठीक है, डांटने से क्या होगा, इग्नोर करने से क्या होगा, आपके और बच्चे के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा किसी ना किसी से अटैच्ड होगा, किसी दूसरे से अटैच्ड होगा, और जरूर वो किसी ना किसी गलत कदम या गलत राह में वो चला जाएगा। तो हमें बच्चों को उस स्टेज में अपने साथ ही रखना है, किसी दूसरे बाहर वालों के अटैचमेंट में ज्यादा नहीं पड़ने देना है, जिससे बच्चा गलत राह में आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेरेंट्स का देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि माता पिता है, शिक्षक है, इन सब का को क्या करना चाहिए, बच्चों को सही हम लोग को डायरेक्शंस बताना है, बच्चे के मेंटल स्टेटस को समझना है, उनकी बातों को समझना है, जानना है, उनसे बहुत ही प्यार से पोलाइटली बिहेव करना है, उनके हर एक बातों को। अगर बच्चा अपने आप को एडल्ट समझ रहा है तो हमें उसके बातों को भी, चार लोगों के बीच अगर बैठ के बच्चे अपना व्यू दे रहे हैं, हमें उसके बातों को भी सुनना है, एक्सेप्ट करना है। बच्चे को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमको पेरेंट्स समझ रहे हैं, या फिर हमारा भी घर में कोई वैल्यू है। ठीक है, हाँ तुम बोला है वो बहुत सही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अगर कर दिया जाए तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो उस लेवल में अगर बच्चे को समझाया जाएगा तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाएगा।
ठीक है, और वो आपसे कटा कटा भी नहीं रहेगा, वो आपसे दूर भी नहीं जाएगा, वो आपसे मिलकर ही रहेगा। तो ये था हम लोग का किशोरावस्था। ये हम आप लोगों को शॉर्ट में खाली किशोरावस्था बताए हैं, अभी इसका इम्पोर्टेंस पूरा बाकी है, अभी इसका पूरा इम्पोर्टेंस बाकी है। ये आप लोग लिख लिए हैं ना सारा? हाँ मैडम। आप लिख ली हैं? हाँ आधा लिखे हैं निशांत जी, ये आप सेकंड टाइम लिखेंगे फिर भी आधा लिखे हैं। नहीं, कल थोड़ा अच्छा चलेगा बेटा, तो दूसरे जगह मैम। अच्छा इस चीज को हम लोग अब कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये चीज हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, कल का कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे। और एक चीज आप लोगों से पूछना था, ईवीएस की बुक ले ली है आप लोग? ईवीएस की बुक ले लिए? नहीं मैम, नो मैम। नहीं मिला? एनसीईआरटी नहीं मिल पा रहा मैम, जेसीईआरटी का दे रहा है। एनसीईआरटी रांची जाना पड़ेगा। नहीं जी, नहीं झारखंड वाला नहीं लेना है, एनसीईआरटी ही लेना है, एनसीईआरटी ही लेना है। वही एनसीईआरटी रांची से ऑर्डर करवा देती मैम, बोल के। रांची से ऑर्डर? तो उसके लिए तो पैसा बहुत लगेगा, 200 भाई समथिंग। रहता है मैम, तो मंगवा लेंगे। अच्छा भाई रहता है तो मंगवा लेंगे। और आप लोगों का मैम क्यों निधि चाहिए? जी? हाँ मैम क्यों देख लेंगे चाहिए? मार्केट में। हाँ, ईवीएस भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ में तो ईवीएस भी चलेगा ना, क्योंकि इस बार हम लोग को केवल ईवीएस का 3 बुक नहीं पढ़ना है, हम लोग को एसएसटी भी पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस एसएसटी से भी आ रहा है, एसएसटी से भी क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए एसएसटी भी मैम पढ़ना फिर है। एसएसटी का भी साथ में ही मंगा लेते हैं, इजी होगा, फिर बाद में खोजना होगा नहीं तो। लेकिन आपका तो साइंस है ना सुहाना जी? यस मैम, मेरा आप साइंस है। ओ उससे जिसका साइंस है उसका साइंस ना। ओके ठीक है मैम। हाँ, आपको एसएसटी नहीं मंगाना है, वो एसएसटी का जो भी हम लोग को ईवीएस में जो थोड़ा बहुत पढ़ना है वो हम बता देंगे, एसएसटी की बुक नहीं मंगानी है। आप क्यों एसएसटी के, हाँ जिनका एसएसटी है, जो सोशल हम लोग का पढ़ेंगे वो मंगा लें, वो दोनों तरफ से पढ़ लेंगे फिर। और जिनका कॉमर्स है, जिनका कॉमर्स है वो भी एसएसटी ही करेंगे, उनका साइंस नहीं जाएगा, उनका भी एसएसटी ही होगा, वो साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो ईवीएस की बुक आप लोग देखिए, ईवीएस के बुक भी स्टार्ट करेंगे, तो ये एक टॉपिक हम लोग का हो सके तो कल खत्म हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, ये कल कंप्लीट कर ही देंगे, बहुत दिन हो गए। तो ईवीएस की बुक ले आइए आप लोग, तो एक एक करके हम लोग ईवीएस भी बुक्स भी पढ़ेंगे, उसको मैम पढ़िएगा तो कौन आपको सा नाम क्या है ईवीएस? ईवीएस एनसीईआरटी का बुक, ईवीएस का क्लास 3, 4, 5, क्लास 3, 4, 5 एनसीईआरटी का बुक है ईवीएस का, और बुक का नाम है आसपास, बुक का नाम है आसपास, ठीक है? निशांत जी कहाँ से लिए थे? गवर्नमेंट स्कूल से लिए थे ना? जी मैम। मैम ये बुक तो मिल ही नहीं रहा इधर। गायत्री जी आप कहाँ रहती हैं? लारी में। वो कहाँ है? मैम चितरपुर, गोला चितरपुर मैम। चितरपुर से आगे थोड़ा, रामगढ़ से पीछे यस मैम। मैम। पास में रहती तो हम यहाँ से भिजवा भी सकते थे, यहाँ से भिजवा देते हैं, हम लोग का यहाँ पे मिलता है। मैम वो तो हाँ हिंदी मिलता है में भी, मैम। हिंदी में आएगा एनसीईआरटी। आपको इंग्लिश में लेना है आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी ले सकती हैं, दोनों में आएगा, आप इंग्लिश में ले लीजिए, आपको इंग्लिश में ज्यादा 3, कंफर्टेबल होगा। 4, 5। 3, 4, 5 एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक आसपास, आसपास, ठीक है? आप इंग्लिश में ही ले लीजिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बाकी का क्लास हम लोग कल करते हैं, कल हम लोग ये डेवलपमेंट कंप्लीट कर देंगे, कल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हम लोग का मोटर डेवलपमेंट, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
मोटर डेवलपमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसको करने के बाद हम लोग वो इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी वाला टॉपिक कर लेंगे। सबसे इजी टॉपिक वही है, उसमें कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, नंबर कभी भी आपका उसमें कटेगा नहीं। ठीक है, तो फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय।